नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दो अपडेट काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो हमने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर दें। पहला है कि ई केवाईसी होगी सहारा वाले रिफंड वाले मामले में, क्योंकि एक ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सहारा सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, जो मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चला है। जी का है, जी बिजनेस का है, और ये द हिंदू दोनों में छपा हुआ है, बिजनेस लाइन में भी, कि ई केवाईसी किया जाएगा सहारा के सोसाइटियों के रीपेमेंट में। और इसका राइट किसको मिल गया है? स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरी जिम्मेवारी ली हुई है पेमेंट करने का और ई केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये हो रहा है स्टॉक होल्डिंग के थ्रू। तो उसको परमिशन लेना था सहकारिता मंत्रालय से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आधार वाला डिपार्टमेंट है। अगर परमिशन मिलेगा तभी जाके वो इनेबल कर पाएंगे कि अगर सॉफ्टवेयर से अप्लाई हो रहा है वहां पे ओटीपी जा सके आधार वाले लिंक वाले नंबर पे। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि आधार कार्ड मस्ट है। और आधार के साथ साथ दूसरा बात है 15G और एच का भी बहुत लोग रायता फैलाए हुए हैं। तो ये क्या है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे आगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये है कि अपने आधार का डाटा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये चीज आप लोग सही करवा ले अगर गड़बड़ है तो। सबसे नंबर 1 है मोबाइल नंबर, कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डालिएगा तभी आप अप्लाई कर पाइएगा रिफंड के लिए। जिस तरह से अभी प्रक्रिया नोटिफिकेशन आ रहा है उससे ये लग रहा है। तो मोबाइल नंबर तो 100% अपडेट रहना ही चाहिए जिसपे ओटीपी आ जाए। आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो आपको जाके आधार सेंटर में बायोमेट्रिक करा के नया मोबाइल नंबर डलवाना पड़ता है, तब जाके आधार से ओटीपी आता है। ऐसा नहीं है कि आप आधार नंबर अपना दे दिए और नया मोबाइल नंबर बोल रहे हैं कि उस समय डालिए, तो उस समय ओटीपी नहीं आएगा, तो मामला फंस सकता है। तो आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लिए जिससे कि ओटीपी आ सके ये रिफंड क्लेम करने के लिए। क्योंकि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये गजट में आ गया है कि ई केवाईसी होगा, तो ई केवाईसी उसी तरह से होता है कि ओटीपी जाता है और ओटीपी डालते हैं तो आगे काम बढ़ेगा। और मोबाइल नंबर अपडेशन में लमसम 1 सप्ताह लग जाता है। अगर आप आधार में जाके आज अपडेट कराते हैं तो 7 दिन बाद वो आपके आधार में अपडेट हो जाएगा और ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। ये हुई पहली बात। दूसरी, आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करा सकते हैं साथ में ही, मोबाइल नंबर अपडेट के साथ में ही। तो ये हो गया पहला। दूसरा है कि पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए। अगर है तो उसको लिंक करा लीजिए। 30 जून तक लास्ट डेट है। 1000 रुपया लेट फाइन के साथ किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा तो वो आपका लिंक कर देगा। अगर लिंक नहीं है तो आधार पैन से, अगर है तो अच्छी बात है। और 30 जून के बाद ऐसा बोला गया था कि आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, डीएक्टिव कर दिया जाएगा। तो आपका अगर कोई टीडीएस कटता है, पैन इनएक्टिव है, तो रिफंड नहीं मिलेगा, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। और आप सोच रहे होंगे नया पैन बनवा लेंगे, तो नया पैन नहीं बनता है। एक आदमी का एक ही पैन रहना चाहिए। अगर 2 पैन आपके पास है तो आप पर 10,000 का पेनल्टी भी हो सकता है। तो अगर 2 पैन किसी के पास है तो एक को सरेंडर कर देना होता है इनकम टैक्स में, कि हमको गलती से हमको 2 बन गया था। जैसे पहले होता था कि एक वोटर आईडी कार्ड लगा के और एक दूसरा प्रूफ लगा के बहुत लोग 2-2 पैन कार्ड बनवा लिए थे। तो उसी सब को दूर करने के लिए खामियां जो थी, आधार को पैन से लिंक करने वाला सिस्टम लाया गया। खैर 1000 रुपया लेट फाइन नहीं लेना चाहिए डिपार्टमेंट को, लेकिन ले रहा है तो इसमें किसी का बस नहीं है। तो अभी आप आधार में डाटा सही करवा लीजिए, पैन कार्ड को उससे लिंक करा लीजिए, बैंक में अपना नाम, पता और बैंक अकाउंट एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये सब चेक कर लीजिए। क्योंकि 6 महीना तक अगर बैंक से आप पैसा डालते निकालते नहीं हैं तो वो इनएक्टिव में चला जाता है। तो उसमें आए या तो 100 रुपया डाल दीजिए या 100 रुपया निकाल लीजिए, उसको एक्टिव करा लीजिए, केवाईसी जिसको बोलते हैं, ताकि रिफंड लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये 3 चीज आपको करना है। रही बात फॉर्म 15G और H में, बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिया है, तो मेरे से भी 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए कि क्या है। फॉर्म 15G होता है डिक्लेरेशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अगर आपका कहीं एफडी में पैसा है, फिक्स्ड डिपॉजिट में, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलना है या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलना है। अब सहारा के कितने सोसाइटियों में इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसा मिलता है या बोनस मिलता है या पॉइंट मिलता है, ये सेकेंडरी मामला है। अगर इंटरेस्ट के रूप में सहारा पैसा देगी और वो इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होगा 1 साल का, या
अगर 5 साल का है तो 5 साल का जोड़ कर अगर एक बार इंटरेस्ट दे रही होगी सहारा, कि मान लीजिए आपका 10,000 का एफडी है, उसमें 3 गुना 4 गुना हो चुका है अभी तक, तो उसमें अगर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट पोर्शन हुआ तो टीडीएस अप्लीकेबल हो जाता है 10% के रेट से। तो अगर आप 15G और H नहीं सबमिट करते हैं तो 10% टीडीएस कटेगा, बाकी आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो टीडीएस आपके पैन नंबर पे जमा हो जाएगा इनकम टैक्स में, और आगे अगले साल आपको इसका अपना ITR फाइल करना होगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है या एग्जम्पशन लेके 5 लाख तक भी है तो आपका टीडीएस रिफंड हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन पैन कार्ड रहेगा तभी 15G और H काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है तो 15G और H हम सबमिट कर देंगे। तो पैन कार्ड नहीं रहने की दशा में अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा होता है तो टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा, और उसका रिफंड भी नहीं होगा, क्योंकि पैन नंबर आपके पास नहीं है तो वो जमा होगा सरकार के खाते में डायरेक्ट बिना पैन का, तो वो डायरेक्ट सरकार का इनकम हो जाता है। इसीलिए पैन कार्ड तो जरूर रखिए। और 15G H उन्हीं लोगों को सबमिट करना है जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा आपका एक फाइनेंशियल ईयर में इनकम होता है तो ITR भरने की लायबिलिटी आपकी आ जाती है। तो जिसका ITR भरने की लायबिलिटी है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम है एक फाइनेंशियल ईयर में, उन लोगों को 15G और H नहीं भरना चाहिए। लोग भर देते हैं बैंक में, लेकिन ये गलत है। आप खुद उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा इनकम 2.5 लाख से कम है, टीडीएस नहीं कटने के लिए। अगर आपका टीडीएस कट भी जाता है, पैन कार्ड पंच हो गया, तो आप अगले साल ITR फाइल करके अपना विथ इंटरेस्ट रिफंड हो जाता है टीडीएस। ऐसा नहीं है कि टीडीएस कट गया तो सरकार ले ली आपका वापस नहीं करेगी। एक प्रक्रिया बढ़ जाता है कि उसको आप ITR फाइल कर दीजिएगा और रिफंड आपको मिल जाएगा अकाउंट में। तो ये कहीं घबराने वाली बात नहीं है। 15G हो गया और 15H हो गया, सेम चीज है। अगर सीनियर सिटीजन कोई है जिसका उम्र 60 साल से अधिक है, वो फॉर्म जो है उसका नाम चेंज हो जाता है, 15G के जगह 15H हो जाता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इसीलिए 2 फॉर्म रखा गया है, 15G और H। जिसका एज 60 साल से कम है तो उसका 15G जाता है, जिसका 60 साल से ऊपर है 15H आता है। लेकिन पैन कार्ड जरूरी है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोगों को 15G और H देना है, ऑफलाइन देना है। जैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि मेरे एजेंट जाएंगे उनके द्वारा आप भरवा लीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो 15G H भी उसी में व्यवस्थित कर दिया जा सकता है कि आप ट्रिक कर दीजिए कि आप डिक्लेरेशन 15G और H में देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। दे दीजिएगा तो TDS नहीं कटेगा, और नहीं दीजिएगा तो TDS कटेगा। तो ये बात आती है कि कितना इंटरेस्ट मिलना है आपका, और हर एक सोसाइटी का ही अलग अलग लिमिट होता है। जो 40,000 का लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर चारों सोसाइटी में आपका पैसा है तो चारों जगह आपका 40,000 का छूट मिलेगा इंटरेस्ट में। तो अगर 40,000 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब कि अगर दुगुना हुआ पैसा 40,000 इन्वेस्टमेंट होगा, तो टोटल 80,000 तक का अगर पेमेंट शुरू होता है तब जाके कहीं ना कहीं बात आएगी 15G H और TDS की। तो ये सब आगे वाले नोटिफिकेशन जो आएगा उस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या होने वाला है। इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर जैसा गाइडलाइन आता है हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी आप लोग मात्र पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करा लीजिए, आधार में डाटा सही करा लीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। बाकी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये पेपर जमा हो रहा है यहाँ जमा कर दी, कहीं नहीं जमा करने की जरूरत है। खुद नोटिफिकेशन आपका आएगा CRC के द्वारा और स्टॉक होल्डिंग के द्वारा। जब वो जिम्मेवारी ली हुई है पेमेंट करने का, तो TDS डिडक्शन और उसका भी पेमेंट CRC के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सहारा उसमें इन्वॉल्व होगी कि TDS सहारा के द्वारा जमा कराएगा जाएगा। अगर इंटरेस्ट वाला भी पैसा उसको मिल गया है तो उसमें जो TDS अप्लीकेबल है वो काट के CRC ही जमा करना काम है, क्योंकि सहारा का जो हाल रहा है कि TDS भी डिले जमा करती है। तो इसलिए TDS की भी जो डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी है वो CRC के ऊपर ही है। जब भुगतान जो करेगा वही TDS भी जमा करेगा। तो इसमें कहीं घबराने वाली बात नहीं है कि आपका TDS कट के फंस जाएगा 10%। पहले भुगतान शुरू होने दीजिए, जैसा गाइडलाइन रहेगा हम फिर आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।